शिक्षा में संस्कार, मैं पहले से कह चुका, मुगलों के मदरसों से शिक्षा में संस्कार कभी नहीं आ सकता। अंग्रेजों के मैकाले मिशनरी मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम से शिक्षा में संस्कार कभी नहीं आएगा। शिक्षा में संस्कार आएगा केवल और केवल हमारे वैदिक गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के कारण। और मैंने व्यक्तिगत रूप से जापान का प्राइमरी और जूनियर का पूरा सिलेबस देखा। जापान का पूरा प्राइमरी और एजुकेशन सिलेबस हमारा वैदिक एजुकेशन सिस्टम है। हमारे कॉपी मार दिया उन्होंने, हमारा एजुकेशन सिस्टम उन्होंने ले लिया। नतीजा क्या है? न जापान में कोई जासूस पैदा हो रहा है, न कोई गद्दार पैदा हो रहा है, न कोई कामचोर पैदा हो रहा है, न कोई हरामखोर पैदा हो रहा है। सब अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरस्रुत नीति। ये कहा गया था भारत के लिए और हो रहा है जापान में। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, कहा गया था भारत के लिए और सफल हो रहा है सिंगापुर जापान में। जो राम राज्य का वर्णन हमारे सुंदरकांड में है, वास्तव में राम राज्य उधर चल रहा है, इधर नहीं चल रहा है। क्यों? न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। अब कानून का खौफ कैसे पैदा होगा इसको समझिए। 2020 में जब से देश आजाद हुआ राकेश जी, सबसे कम अपराध 2020 में हुआ है। पिछले 75 वर्षों में सबसे कम भ्रष्टाचार 2020 में हुआ है, सबसे कम अपराध 2020 में हुआ है, सबसे कम चोरी लूट झपटमारी 2020 में हुई है, सबसे कम छेड़खानी और बलात्कार 2020 में हुआ है। क्यों हुआ? क्या था 2020 में? क्या था 2020 में? हाँ, चोरी लूट झपटमारी करने वाले को भी पता था ये चोरी लूट किया, जिसका मोबाइल छीनूंगा क्या पता इसको कोविड हो, और मैं मोबाइल छीनूंगा मुझे भी कोविड हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। अपराधी को भी अपनी जान प्यारी होती है। आप मुझे बताइए किसी कोविड के दौरान किसी बहन बेटी का बलात्कार हुआ हो? क्योंकि जिसकी नीयत खराब है उसको भी मन में खौफ था, किसी बेटी को हाथ लगाया क्या पता इसको कोविड होगा, मुझे भी कोविड आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा। कोविड के दौरान कोई एक अपराध बताइए। कोविड के दौरान सच्चा राम राज्य चल रहा था भारत में। सब नर करें परस्पर प्रीति और चलें स्वधर्म निरस्रुत नीति। ये कोविड के दौरान चल रहा था। क्या था कोविड में? सबको खौफ था। बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी जो बिना 10-20 हजार रुपए कमाए उनको चैन नहीं आता, वो नोट को हाथ लगा रहे थे। क्या जोर से बताइए? नहीं, उनको पता क्या पता इस नोट में वायरस आ जाए, मैं चला जाऊं भैया, नहीं लूंगा, कोविड जाएगा उसके बाद फिर कमाऊंगा। दुनिया के कई देशों में ऐसा ही कानून का खौफ है। अगर कोविड जैसा खतरनाक कानून हम बना दें, चोरी रुकेगी कि नहीं, झपटमारी रुकेगी कि नहीं, हत्या रुकेगी कि नहीं, बलात्कार रुकेगा कि नहीं, व्याभिचार रुकेगा कि नहीं, आतंकवाद रुकेगा कि नहीं, अलगाववाद रुकेगा कि नहीं, नक्सलवाद रुकेगा कि नहीं, माओवाद रुकेगा कि नहीं, सारे अपराध खत्म हो जाएंगे। और ये तो कोविड है। भगवान श्री राम का हम मंदिर तो बनाते हैं, भगवान श्री राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम की राम नीति हमने लागू ही नहीं किया। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। हर साल जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। कृष्ण नीति हमने अपने जुडिशियल सिस्टम में लागू नहीं किया। कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचार। कृष्ण नीति मानवाधिकार देती है, दानवाधिकार नहीं देती। राम नीति मानवाधिकार कहती है, दानवाधिकार नहीं। मानव का अधिकार होता है, दानों का नहीं। हमें मानव और दानों में अंतर कहना पड़ेगा। इसलिए आर्टिकल 14 को ऐसे मत पढ़ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जितना अधिकार मानव को उतना अधिकार दानों को, जितना अधिकार बलात्कारी, जितना अधिकार पीड़िता को उतना अधिकार बलात्कारी को, ना, ऐसे मत करना। आप लोग वकील बनने जा रहे हो, इस इंटरप्रिटेशन को अभी से सीखो, संविधान की व्याख्या, क्योंकि संविधान की व्याख्या का संविधान का पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, संविधान का हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, संविधान का कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे हो सकता है? हो कैसे सकता है? ये मेरे हाथ में पुलिस एक्ट है, जानते हो 76 साल हो गए स्वतंत्रता के। ये पुलिस एक्ट 1861 का चल रहा है। जो मैकाले बना के गया था, ये पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। नतीजा क्या है? पुलिस सत्ता की गुलाम है। पुलिस का स्वभाव सत्ता के हिसाब से बदलता है। पुलिस का वेतन सत्ता के हिसाब से बदलता है। क्या जोर से बोलिए जरा? वेतन तो वही रहता है। पुलिस को जो वेतन भत्ता मिलता है, जो पुलिस अधिकारियों को गाड़ी बंगला मिलता है, वो सत्ता के हिसाब से बदलता है क्या? नहीं। हाँ, पुलिस को स्वभाव सत्ता के हिसाब से बदलता है, ये नहीं होना चाहिए।
पुलिस को जिस लिए वेतन भत्ता मिलता है वो काम हमेशा करना चाहिए, सत्ता ए की हो या बी की हो, सेकुलर सत्ता हो या राष्ट्रवादी सत्ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए एक जरूरत है यूनिफॉर्म पुलिस कोड की, एक जरूरत है यूनिफॉर्म पुलिस चार्टर की। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। डॉक्टर बीमारी को ठीक नहीं करता, बीमारी को कौन ठीक करता है? दवाई। शरीर के अंदर डॉक्टर जाता है या दवाई जाती? जोर से बताइए जरा। दवाई। और हम हर 5 साल में क्या बदल रहे हैं? डॉक्टर। और डॉक्टर दवाई बदल नहीं रहा है। 1861 वाला पुलिस एक्ट चल रहा है, तो बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं। डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, दवा गड़बड़ हो, बीमारी ठीक नहीं होगी। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, गाड़ी गड़बड़ हो, आपकी यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। ऐसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, अगर आपका नियम कानून सिस्टम घटिया होगा, आपका देश सुरक्षित नहीं हो सकता। भारत से लोग पलायन करके दुबई जा रहे हैं, इससे बड़ी हमारे लिए शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। जो दुबई 50 साल पहले बंजर था, रेगिस्तान था, वहां पशु पक्षी भी नहीं घूमते थे, आज वहां पे हमारे दिल्ली के लोग पलायन करके जा रहे हैं। हमारे दिल्ली के लोग भगवान राम की जन्मभूमि, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि छोड़ छोड़ के सिंगापुर, जापान जा रहे हैं। भारत उनको सुरक्षित नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनकी दवाई अच्छी है। सिंगापुर में कोई प्रधानमंत्री हो जाए, भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। सिंगापुर में कोई प्रधानमंत्री हो जाए, ड्रग कारोबार हो ही नहीं सकता। नशे के कारण हमारी पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। लाखों मां बाप नशेड़ी बच्चों से परेशान है, लाखों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान है, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है भारत को नशा मुक्त बनाओ। संविधान डायरेक्शन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नेवरथलेस फंडामेंटल है। और हमने आज भी वो एनडीपीएस एक्ट बाबा आदम के जमाने का लेके घूम रहे। सिंगापुर में पहले यह व्यवस्था थी कि अगर नशा मिला तो देखते ही गोली मार दी जाएगी। तो फिर थोड़ा बाद में हंगामा हुआ, कुछ वहां भी आ गए होंगे मानवाधिकार वाले, बोले नहीं नहीं जी ऐसे कैसे हो सकता है, देखते गोली कैसे मार सकते। बोले ठीक हम कानून बना देते। उन्होंने कानून बना दिया कि ड्रग मिलेगा तो इसमें गवाही वही कुछ नहीं होगी, जिसके पास ड्रग मिलेगी उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करेंगे और कंफर्म हो गया इसके पास ड्रग थी, फांसी उठा दे देंगे। कोई ट्रायल नहीं चलेगा, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं, कोई गवाहों पे तारीख पे तारीख नहीं, कोई गवाही पे गवाही नहीं, कुछ नहीं। ड्रग मिली, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया, कंफर्म किया इसके पास ड्रग थी, यहां से लिया था। जिसके पास ड्रग मिली उसको भी पकड़ा, जहां जिसने उससे सब दिया था उसको भी पकड़ा, पूरी चैन को पकड़ा, उठा के सबको फांसी दे दिया। मैं गूगल कर लेना, सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था। इतना सा गांजा होता है 900 ग्राम, उठा के फांसी दे दिया। क्या मजाल सिंगापुर में कोई गांजा लेके जाएगा? आपके सतना में भी गांजा बिक रहा होगा, खेत खड़े हैं। हाँ, और सिंगापुर में हम क्या मजाल कि कोई गांजा लेके, चरस लेके, एमडी लेके, सुल्फा लेके, कुछ लेके चला जाए। यह है क्या मजाल कि जापान में कोई जासूसी कर दे, गद्दारी कर दे, 6 महीने के अंदर फांसी देंगे। ये तारीख पे तारीख और ट्रायल और गवाहों के बयान और जीरा और क्रॉस एग्जामिनेशन कुछ नहीं चलेगा, सीधे नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करेंगे, सीधे फांसी उठा के दे देंगे। यह होता है भयबिन होए न प्रीत, यह होता है सठे साठ्यम समाचरित। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है, भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए। एक मैंने मुहिम शुरू किया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसका सहयोग करें, आप लोग उसके बारे में लिखना शुरू करें। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करता। लिखना शुरू करिए। और जस्टिस विद इन ईयर संभव है, केवल झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दे, झूठे डॉक्यूमेंट बनाने को गंभीर अपराध घोषित कर दे, झूठा आधार, झूठा राशन कार्ड, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट, झूठा वोटर आईडी, जो झूठी वसीयत, झूठी विरासत, इसको बनाना और बनवाना गंभीर अपराध घोषित कर दे। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दे। और जहां जहां एफिडेविट फाइल होता है उससे अंडरटेकिंग लेना शुरू कर दें। जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में शुरुआत कैसे होती है? शिकायत से। थाने पे जाके आदमी शिकायत करता है, जैसे वो शिकायत करे उससे नीचे लिखवा के ले लिया जाए, ये जो मैंने शिकायत किया है एकदम सत्य है, और मुझे पता है भारत में झूठी शिकायत करने पे 10 से 20 साल की सजा होती है, और जरूरत पड़ने पे मैं इसके लिए अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराऊंगा। कोई झूठी शिकायत करेगा क्या? जोर से बताइए जरा। आधे मुकदमे खत्म, आधे फर्जी SC ST के केस, फर्जी दहेज के केस, फर्जी छेड़छाड़ के केस, जो दुनिया भर के फर्जी केस चलने खत्म। उसका अगला स्टेज चार्जशीट, जो आईओ जांच करे, वो नीचे अंडरटेकिंग दे,
मुझे पता है फर्जी जांच करना गंभीर अपराध होता है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। जो मैंने जांच किया बिल्कुल सही किया है और जरूरत पड़ने पे इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए तैयार हूं। इतना अंडरटेकिंग करते उसके हाथ कांप जाएंगे। जो लाख 2 लाख रुपए लिया होगा फर्जी जांच करने का, बोले भैया तू पैसा पकड़ ले, नौकरी चलती रहेगी, हम तो यही चाहते हैं। गवाही के टाइम गवाह आ रहे सीधे, जो मुझे पता है फर्जी गवाही देना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। जो मैं गवाही दे रहा हूं इसके लिए जरूरत पड़ने पर मैं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। कोई फर्जी गवाही करेगा क्या? जोर से बताइए। अरे पिता बेटे के लिए फर्जी गवाही नहीं देगा, भाई भाई के लिए फर्जी गवाही नहीं देगा। वो 10-20 हजार रुपए खरीद के झूठे गवाह तो छोड़ दीजिए। जैसे तहसील में रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री कराते समय अंडरटेकिंग, ये हमने जो आधार लगाया, राशन कार्ड में लगाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट लगाया, जितने डॉक्यूमेंट लगाए हैं ये सब ठीक है। मुझे पता है फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट रखना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। वो तहसील से भाग जाएगा छोड़ के, बोले भैया ऐसे रह लूंगा, काम का फर्जीवाड़ा क्यों करूं, जेल जाऊंगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। केवल और मैंने क्यों कहा कि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है। मैंने इंजीनियरिंग का कैरियर छोड़ने के बाद एक मूवमेंट ज्वाइन किया था, उसको अन्ना आंदोलन कहते हैं। आप लोगों को याद होगा, बच्चों को नहीं पता होगा, सारे बड़े लोगों को पता होगा। मैं भी टीम अन्ना में ही था। हम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, हम आसपास पड़ोसी रहने वाले हैं। हम सब ने अपना कैरियर, मैं इंजीनियर था, मनीष सिसोदिया जी न्यूज़ में थे, कुमार विश्वास लॉ कॉलेज एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स में थे। उस समय भी मैं कह रहा था कि लोकपाल बना लोगे, एक नया डॉक्टर और आ जाएगा, और डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। बीमारी ठीक कैसे होती है? दवाई बदलने से। अच्छा बताओ, लोकपाल आ गया और लोकायुक्त भी आ गया, आपके थाने का रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? किसी एक डिपार्टमेंट का, एक तहसील का, एक जिले का, एक कहीं बताओ जो रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म हुआ हो लोकपाल और लोकायुक्त के बनने से? क्यों? इतने सारे डॉक्टर पहले बैठे थे, हमने 2 डॉक्टर वो बैठा दिया, और दवाई वही पुरानी वाली, जुडिशियल सिस्टम वही, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वही, एविडेंस सिस्टम वही, गवाहों के बयान के तरीके वही, सिविल प्रोसीजर कोड वही, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वही, पुराने वाला चल रहा है, कॉपी पेस्ट। इसलिए लोकपाल लोकायुक्ता बन गया, टैक्स पेयर का खर्चा और बढ़ गया। एक लोकपाल का ऑफिस है, उसको चलाने में साल में 50 करोड़ खर्च हो रहे हैं, लोकायुक्ता ऑफिस चलाने में साल में कम से कम 20 करोड़ और रुपए खर्च कर रहे हैं। आपके ऊपर जीएसटी, इनकम टैक्स, वैट, टीडीएस और बढ़ गया बर्डन। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? नहीं, क्योंकि डॉक्टर बढ़ाने से या डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। भारत में जस्टिस विद इन ईयर पॉसिबल है। एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड बना दिया जाए, एक यूनिफॉर्म पिनल कोड बना दिया जाए। भारत में अभी जो पिनल कोड है वो पूरा कानूनों का मकड़जाल है। जैसे हमारे यहाँ पहले आईपीसी चलती थी, बीएनएस आ गई, ऐसे अमेरिका में एक फेडरल पिनल कोड चलता है। आप लोग गूगल करना फेडरल पिनल कोड, वहां एक ही कानून की किताब है क्रिमिनल लॉ में, और हमारे यहाँ 50 कानून चल रहे हैं अलग अलग। एक तो बीएनएस चल रही है, इसके बाद घूसखोरी का अलग कानून, कमीशन खोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, आतंकवाद का अलग कानून। ऐसे जितने अपराध उतने कानून, मतलब कुल मिला के इतने कानून है। अमेरिका ने क्या किया है, जितने अपराध उतने चैप्टर बना दिए, किताब एक ही है। उन्होंने एक फेडरल पिनल कोड बनाया, उसमें 150 चैप्टर बने और 150 अपराध को 150 चैप्टर बना के छोड़ दिया। जज के लिए भी अच्छा, एक किताब खोलना है, इंडेक्स में जाना है और जितने अपराध है इंडेक्स देख देख के उसको कर देना। कांस्टेबल के लिए एफआईआर लिखना अच्छा, 50 किताब नहीं खोलना है, एक ही किताब खोलना है, इंडेक्स में जाना है। अच्छा चोरी किया, चैप्टर नंबर ये, धमकी दिया, चैप्टर नंबर ये, फला किया, चैप्टर नंबर ये किया, चैप्टर नंबर ये। और जो कांस्टेबल है उसको क्या होता है, कुछ दिन चूंकि एक ही किताब का इंडेक्स बार बार खोल रहा है, उसको सारे इंडेक्स सारे चैप्टर याद हो जाते हैं। जज के लिए भी आसान, एक ही किताब खोलना, वकील के लिए आसान, एक ही किताब को खोलना, सिपाही के लिए आसान, एक ही किताब खोलना, आईओ के लिए आसान, एक ही किताब खोलना। और हमारे यहाँ कानूनों का मकड़जाल, और मकड़जाल भी कैसा, ये कानून का ड्राफ्ट बनाने वाले जब अपना घर बनाते हैं तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं, 10 लोगों का घर देखेंगे, किसी एक के घर की ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, किसी एक के घर की बेडरूम की नकल करेंगे, किसी एक के घर की किचन की नकल करेंगे, और कोशिश क्या होती है, मेरा घर सबसे अच्छा घर। लेकिन जब कानून का ड्राफ्ट बनाना होगा तो शास्त्री भवन के एसी वाले कमरे में बैठे बैठे वहीं बना देते हैं। ये देखते ही नहीं है,
कि जो हम बनाने जा रहे हैं इस पे सिंगापुर में क्या है, जापान में क्या है, अमेरिका में क्या है। भाई अनंत जी, अगर मेरे घर में बार बार चोरी हो रही है और अनंत जी के घर में चोरी नहीं हो रही है, सोनी जी के घर में नहीं चोरी हो रही है, तो मेरा फर्ज है कि मैं सोनी जी से जाके पूछूं कि सोनी जी ये बताओ आप कौन सी कंपनी का ताला लगाए हो, आपका ताला तो कभी नहीं टूटता, मेरा ताला रोज टूट रहा है। ये पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? अगर हमारे यहाँ ड्रग स्मगलिंग है और सिंगापुर में जीरो है तो हमारे कानून मंत्रालय को सिंगापुर के कानून मंत्री से बात करना चाहिए, भैया तुम कौन सा ऐसा कानून है बताओ। भारत में भारत के वित्त मंत्री विदेश के वित्त मंत्रियों से मिलते हैं, भारत के रक्षा मंत्री विदेश के रक्षा मंत्रियों से मिलते हैं। कभी आपने सुना भारत के कानून मंत्री किसी देश के कानून मंत्री से मिले हो? जोर से बताइए जरा। सबसे प्राथमिक ड्यूटी यही है कि भारत के कानून मंत्री को सिंगापुर के, जापान के, अमेरिका के, जिन देशों में अपराध कम है वहां के कानून मंत्री से बात करना चाहिए। ये बताओ भैया तुम ऐसी कौन सी प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हो, तुम्हारे यहां मुकदमे जल्दी खत्म हो जाते हैं, तुम्हारे यहां अपराध नहीं है, तुम्हारे यहां चोरी लूट झपटमारी नहीं है, तुम्हारे यहां भ्रष्टाचार नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा, स्विट्जरलैंड में पुलिस की 5 डे वर्किंग है। स्विट्जरलैंड में थाने सैटरडे संडे बंद रहते हैं, मंडे टू फ्राइडे वहां पुलिस काम करती है, वो भी 8 घंटे काम करती है। और जो मंडे टू फ्राइडे भी काम करती है वो केवल पेट्रोलिंग करती है, रेड लाइट पे खड़ी नहीं होती, क्योंकि कैमरा है, कैमरा ऑटोमेटिक बताता रहता है कौन सी गाड़ी गई कि क्या उसने किया। और कानून का ऐसा खौफ है कि लोग अपराध करने से डरते हैं, तो पुलिस का जस्ट काम पेट्रोलिंग कम। हमारे यहाँ बेचारे पुलिस वाले 16-16 घंटे ड्यूटी करके मरे जा रहे हैं, उनका बीपी बढ़ गया, उनका थायराइड बढ़ गया, उनको हार्ट अटैक आ रहा है, उनकी तोंद भी बढ़ गई है, सब कुछ उनका बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद भी अपराध कम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक न पुलिस रिफॉर्म किया, न जुडिशल रिफॉर्म किया, न हमने टैक्स रिफॉर्म किया, न हमने एजुकेशन रिफॉर्म किया। हम स्वतंत्र तो हो गए लेकिन सारे तंत्र गुलामी वाले हैं। आप लोगों के बीच में इसलिए रखा कि देश को दिशा अधिवक्ता और अध्यापक देते हैं, यहाँ अधिकतम अधिवक्ता और अध्यापक हैं। आशा करता हूँ आप लोग अब आगे से वैज्ञानिक सोच के साथ अपने अध्ययन और अध्यापन को जारी रखेंगे। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय सोनी जी, आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने मुझे 1 साल के बाद दोबारा बुलाया। आप सब लोग आए हैं, आपको मैं आभार व्यक्त करता हूं। मंच को, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं। आप सब लोगों ने इतनी देर से सुना। एक बार खड़े हो जाइए, एक मैं नारा लगाऊंगा।